वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, और इसी सिलसिले में हम लोग आज चर्चा करेंगे हिस्ट्री के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में। अगर आपने इतिहास लिया हुआ है, यानी कि जिसको आप पहले मध्यकालीन इतिहास बोलते थे, अब इतिहास ही पढ़ना पड़ता है आपको, तो अब जब आप बीए में एडमिशन लेते हो तो 2 इतिहास आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, बीए में कौन कौन से? पहला इतिहास होता है आपका हिस्ट्री, ठीक है, और एक होता है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर एक सब्जेक्ट वो होता है। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है उसका सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों का। और अब ये मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस है, मतलब जिसको आप इतिहास कहते हैं, तो केवल इतिहास का ये है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है केवल इतिहास। तो अगर आपका इतिहास है केवल इतिहास तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक गणित मैंने आपको समझाई थी कि भाई 3 पेपर होंगे आपके। ठीक है, अब 3 पेपर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी इसको थोड़ा सा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं बताऊँगा। पेपर 1 में आप लोगों ने, इसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था मतलब इस इतिहास में पेपर 1 का सिलेबस हमने क्या डिस्कस किया था भाई? पेपर 1 में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, आपको बता दूं, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी। ये पेपर 1 है आपका। तो पेपर 1 में तो आपको यही पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया, सभी छात्राओं को यही पढ़ना है। लेकिन पेपर 2 में, मतलब पेपर 3 में क्या कर दिया गया, एक बात मैं आपको यहीं पर समझा देना चाहता हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, जो बीए 5th सेमेस्टर है, इसमें जो पेपर 2 है आपका, देखिए पेपर 1 या आप 5th सेमेस्टर का पेपर 1 जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, आपको ये पढ़ना है थ्योरी का। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 3 पेपर और आपके दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो है सेकंड पेपर जो है, ये दूसरा पेपर है इसका, जो है हिस्ट्री का। इसमें आपको 3 ऑप्शनल पेपर मिलेंगे। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव ये अलग अलग विश्वविद्यालय निर्धारित करेगा कि ऑब्जेक्टिव होंगे कि लिखित होंगे, वो अलग मैटर है, वो ऑप्शनल अलग है। इस ऑप्शनल का मतलब ये है कि इन तीनों में से, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, इन तीनों में से आपको एक ही पढ़ना है। और आप जो है जब आप एग्जामिनेशन फार्म भरोगे तो उसमें आपको चूज करना होगा, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप वहाँ पर भर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 ईस्वी से लेकर के 1815 ईस्वी तक, आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया पढ़ सकते हैं। मतलब इसका होता है मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक, यानी कि लगभग दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुग़ल काल जो है पूरा, आपको दिल्ली सल्तनत में खास करके जो आपका गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, और एक प्रकार से जो लोधी वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, ठीक है, ये सब जो वंश है, इन्हीं सभी वंश के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, जानना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रकार से यानी दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल, ये आपको पढ़ना है इसमें। और इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको केवल सोशियो मतलब कि सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास और आर्थिक इतिहास के बारे में ही जान लेना है मध्यकालीन भारत के, यानी मुग़ल कालीन एक प्रकार से अर्थव्यवस्था और सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था, सल्तनत काल के दौरान की सामाजिक स्थिति, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी और नीति जो थी, राजस्व की एक प्रकार से राजस्व प्रणाली नियंत्रण नीति जो थी बाजार की, अलाउद्दीन खिलजी की, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये पेपर 2 का दूसरा भाग है। तो आप चाहो तो ये ले लीजिए, मतलब तीनों में से केवल एक ही पढ़ना, या फिर आप एथिक्स इन हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से हिस्ट्री, एक प्रकार से जो एथिक्स होती है, मोरलिटी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब कि नैतिक दर्शन आप बोलो या इतिहास में नैतिकता बोल सकते हो। तो ये 3 आप में से, तीनों में से एक ही पढ़ना है। लेकिन अब चूँकि पढ़ाना मुझे है और पढ़ना आपको है, तो बहुत सारे छात्र छात्राएँ ये वाला पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ेंगे, बहुत सारे छात्र छात्राएँ ये पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारे छात्र छात्राएँ ये पढ़ेंगे। तो तीनों में मुझे तो तीनों पढ़ाना पड़ेगा, तो हम तीनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलग अलग वीडियो में। तो हम अब जो है लगातार इसी जो है चैप्टर के बारे में, मतलब इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग चिंता मत करिएगा,
तो मैं पूरा सिलेबस आपको एकदम से विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। चलिए अब सिलेबस को हम समझने का प्रयास करते हैं। जो है कौन सा सेमेस्टर है आपका, 5th सेमेस्टर है। अब 5th सेमेस्टर के बारे में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया यानी पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब पेपर 2 के सिलेबस में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के इतिहास के बारे में, यानी 1453 से लेकर के 1815 तक के इतिहास के बारे में। और इससे पहले बीए खास करके जब आप 4th सेमेस्टर में थे तो भी आप लोगों ने इसको पढ़ा है। बीए आपने देखा होगा यहाँ पर खास करके जो है बीए 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखिए बीए 4th सेमेस्टर में सभी छात्र छात्राओं के लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ही पढ़ना था। 1453 ईस्वी से लेकर के 1950 तक पढ़ना था आपको। तो अगर आप ये वाला पोर्शन चूज करेंगे मॉडर्न वर्ल्ड वाला, तो ये आपका जो चतुर्थ सेमेस्टर में जो वीडियो हमारी पड़ी हुई है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो आप उससे भी देख करके अपना काम चला सकते हैं, वही चीज़ फिर आएगी। तो अगर आप कुछ जो है सरल देखना है कि भाई एक बार पढ़ चुके फिर दोबारा वही, तो आप ये वाला पोर्शन चूज कर सकते हैं, यानी जो फर्स्ट वाला है जो आज मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको और जानकारी ग्रहण करनी है उसके बाद में, तो आप 2 और हैं उनको आप चूज कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इसमें आपको पढ़ना 1453 से लेकर के ही 1815 तक, वहाँ पर 1950 तक पढ़ना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1815 तक ही पढ़ना है। अब आपको बता दूँ कि पढ़ना क्या क्या है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। 100 नंबर का आपका अधिकतम पूर्णांक होगा और 33 नंबर पासिंग मार्क्स है इसकी। अब सिलेबस में क्या शामिल है इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यूनिट 1 में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप इन द अर्ली 15th सेंचुरी। मतलब कि आपसे कह रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर कब का, 15वीं शताब्दी की शुरुआत में, खासकर कहाँ का, यूरोप का, ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप की जो राजनीतिक और धार्मिक संरचना है कब की, 15वीं शताब्दी की शुरुआत की, उसके बारे में हमको पढ़ना है। यानी कि आप लिखेंगे 15वीं सदी की शुरुआत में यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक संरचना, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे ये क्या थी, कैसी थी। दूसरी इकाई में हमको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 2 में जैसे हम प्रवेश करेंगे हमको रेनेसा के बारे में पढ़ना है। रेनेसा माने होता है पुनर्जागरण, और यूरोप में पुनर्जागरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट वादा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो रेनेसा के बारे में, नहीं पुनर्जागरण के बारे में समझेंगे। इट्स केसेस यानी कि इसके कारण, किसके, पुनर्जागरण क्यों हुआ, इसके कई कारण हैं और उन सभी कारणों को हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके कारण को समझेंगे, यानी पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण थे। इसके अलावा फीचर, फीचर माने होता है हिंदी में आपको पता होगा विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स माने भी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, विशेषता होती है, लेकिन फीचर माने भी एक विशेषता ही होती है। इसके अलावा एंड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट माने होता है प्रभाव, क्या होता है भैया, इम्पैक्ट माने होता है प्रभाव। केसेस मतलब कारण भी होता है और रीजन मतलब कारण भी होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रेनेसा माने पुनर्जागरण, ठीक है, क्या होता है भैया इसका मतलब, पुनर्जागरण। तो ये हो गया आपका पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण के कारण को हम समझेंगे, विशेषता को समझेंगे और प्रभाव को जानेंगे इकाई नंबर 2 में। इसके बाद में बहुत सरल सरल टॉपिक हैं और बड़े ही आसान भाषा में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इकाई नंबर 3 में जब हम पहुँचेंगे तो हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप एंड रोल ऑफ मार्टिन लूथर, हम लोग जैसे ही 3rd इकाई में पहुंचेंगे हम लोग यूरोप में जो सुधार आंदोलन बहुत सारे चले हैं, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मतलब होता है सुधार, क्या होता है इसका मतलब, सुधार, रिफॉर्मेशन मतलब एक प्रकार से दोबारा या सुधार करके, ठीक है। मूवमेंट मतलब आंदोलन, मूवमेंट मतलब क्या होता है भैया, आंदोलन, ठीक है। तो सुधार आंदोलन कहाँ पर, इन यूरोप, मतलब यूरोप में, मतलब यूरोप में सुधार आंदोलन के बारे में हमको देखना क्या क्या सुधार आंदोलन हुए हैं, चाहे भक्ति को लेकर के हो या फिर जो है दर्शन को लेकर के हो, नीतियों को लेकर के हो। तो यूरोप में सुधार आंदोलन बहुत सारे चले, उनके बारे में हमको पढ़ना है। और उसमें खास करके रोल ऑफ मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर की क्या भूमिका रही। मार्टिन लूथर बहुत एक प्रकार से आप देखते हैं उस समय का जो धर्म था, ठीक है, प्रोटेस्टेंट नीति बनाई इसने कैथोलिक धर्म के उसमें। तो एक प्रकार मतलब आप देखते कई प्रकार की चीज़ें जो है ये लाता है। सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है। तो रोल माने होता है भूमिका, ठीक है, रोल माने क्या होता है, भूमिका। तो मार्टिन लूथर की सुधार आंदोलनों में क्या भूमिका रही उसको भी हम समझेंगे इकाई नंबर 3 में।
इकाई नंबर 4 में हम लोग प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 4 में आपको रिलीजियस वेलफेयर के वारफेयर के बारे में आपको पढ़ना है। वारफेयर, रिलीजियस वारफेयर का मतलब होता है धार्मिक युद्ध। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, ठीक है, और वारफेयर का मतलब होता है युद्ध, ठीक है। तो धार्मिक युद्ध जो हुआ है खास करके द 30 ईयर वार, मतलब जो 30 साल का युद्ध एक प्रकार से रिलीजियस वारफेयर रहा है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में 5वीं इकाई में हम लोग प्रवेश करेंगे। 5वीं इकाई में आपको पढ़ना है ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड में जो गौरवशाली क्रांति हुई, रक्तहीन जो क्रांति हुई है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। गौरवशाली क्रांति को ही रक्तहीन क्रांति कहते हैं। ग्लोरियस माने होता है गौरवशाली, रेवोल्यूशन माने होता है क्रांति, एंड डेवलपमेंट, डेवलप माने विकास, डेवलपमेंट माने विकास। किसका विकास? डेवलपमेंट ऑफ कैबिनेट सिस्टम का विकास। किसका विकास भाई? कैबिनेट सिस्टम का विकास हमको देखना है। मंत्रिमंडल का विकास, मंत्रिमंडल सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम मतलब मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास कहाँ पर? इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति जो हुई है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड में ही जो मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हुआ उसको समझेंगे, ठीक है। ये एक प्रकार से इकाई नंबर 5 में हमको पढ़ना है। इकाई नंबर 6 में हम लोगों को पढ़ना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी, मतलब कि 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई है, इसके बारे में हमको चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। पूरे यूरोप में आप देखते हैं एक प्रकार से अपना जज्बा कायम करती है 18वीं शताब्दी की, ठीक है। दूसरी बात अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा इकाई नंबर 7 में हम लोग जाएंगे। इकाई नंबर 7 में हमको पढ़ना है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, इसको जानेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। केसेस माने कारण, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण रहे हैं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी कारणों पर चर्चा करेंगे। तत्कालीन कारण उसको पर भी जानेंगे। इसके बाद में सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। क्रांतियों का बड़ा महत्व भी होता है और प्रभाव भी पड़ता है क्रांतियों का, और उसके कारण भी कई होते हैं। तो किसी भी क्रांति से या तो कारण को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, या फिर उसके महत्व को लेकर के, या उसके प्रभाव को लेकर के, ठीक है। तो हमको इन तीन, मतलब मैं कोई भी क्रांति बताऊंगा तो उसके कारण, महत्व और एक प्रकार से उसकी जो सिचुएशन से भूमिका है, सबसे पहले उसको समझेंगे। फिर उसके बाद में उसका कारण जो रहा उन कारणों को समझेंगे। फिर उसके बाद में उसके जो है क्रांति के महत्व को और उसके प्रभाव को जानेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हमको पढ़ना है यहाँ पर जो है फ्रांसीसी, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के केस, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण, महत्व यानी सिग्निफिकेंस, एंड इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड, मतलब उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति का, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में इकाई नंबर 8 में हम लोगों को जाना है। इकाई नंबर 8 में हमको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है उनके बारे में हमको जानना है, जो उन्होंने रिफॉर्म किए, मतलब सुधार जो उन्होंने किए उसके बारे में। और इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट का जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम रहा है, मतलब महाद्वीपीय व्यवस्था जो उनकी रही, उनके द्वारा चलाई गई महाद्वीपीय व्यवस्था का सिद्धांत, उसके बारे में, महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट की। और हिज फॉरेन पॉलिसी, मतलब उसकी विदेश नीति, किसकी? हिज माने यहाँ पर हिज आया है नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट की फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमको पढ़ना है, मतलब कि उसकी नेपोलियन बोनापार्ट की विदेश नीति और उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था और उसके द्वारा जो सुधार किए गए उनको हमको समझना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है BA 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 1 के ए वाले खंड का, ठीक है। पेपर मैं आपको जो सिलेबस में डिस्कस करूंगा, तो पेपर 1 जो होगा उस पेपर 1 तो हो गया है। अब ये पेपर 2 जो आपका होगा, पेपर 2, इस पे क्या लिखा हुआ मिलेगा? पेपर 2 का ए। तो ए में हम ये चर्चा करेंगे। और पेपर जो 2 होगा, मतलब पेपर 2 का जो अगला भाग होगा, वो वीडियो जो होगी वो पेपर 2 का बी होगी। और इसके बाद में जो तीसरा जो वाला ऑप्शनल होगा उसमें 2 का सी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप में से जो ए लिए होंगे वो ए वाला पढ़ेंगे, बी वाले लिए होंगे बी वाला, और सी वाला लिए होंगे तो सी वाला पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, अगली जो वीडियो होगी उसमें क्या पढ़ेंगे भाई? अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में?
अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे बीए 5th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, और खास करके इसका जो ऑप्शनल वाला जो दूसरा पेपर है यानी कि जो बी वाला पोर्शन है यानी कि सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, इसके बारे में 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास के बारे में जानना है मध्यकालीन भारत की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।